तो 2 मशीनें इन्होंने लीज अरेंजमेंट के तहत दी हैं नेपच्यून लिमिटेड ने। और पहली लीज ए की बात करें तो मशीन ए में हमने ये टेस्ट सारे लगा लिए थे, एक का जवाब यस आ गया था। ये कौन सी लीज थी? फाइनेंस लीज। चलो यहीं पे टेस्ट लग गया, फिर ठीक है, शुरू करते हैं जी काम। हमें चाहिए जर्नल एंट्रीज और हमें चाहिए नोट भी, ठीक है। तो कंजूसी से करने की कोशिश करते हैं, वैसे होनी कोई नहीं है कंजूसी, कितनी कर लेंगे, छोटा सा बोर्ड है, मुझे लगता है मुझे वो उठाना ही पड़ेगा पर्दा आज। क्वेश्चन नंबर 10 पास पेपर है ना, पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर। चल तो वर्किंग से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वर्किंग मान, मैं मशीन ए की बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो मशीन ए वर्किंग 1, अब डीलर मैन्युफैक्चरर है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू भी हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो सवाल के अंदर मशीन ए की कॉस्ट गिवन है 6964 कर दें, ठीक है। 6964 कॉस्ट आ गई। और फेयर वैल्यू सवाल के अंदर गिवन होनी चाहिए, नहीं गिवन होगी तो ऐसा डेटा गिवन होगा जिससे हम निकाल सकें। तो फेयर वैल्यू, एनएल सेल्स मशीन ऑन कैश एट कॉस्ट प्लस 25%। तो जो कॉस्ट आपको नजर आ रही है इसमें 25% ऐड कर दें तो फेयर वैल्यू बन जाएगी। और यूं भी कर सकते हैं आपके जी, ये आपकी कॉस्ट है गिवन अमाउंट, ये 100 है, आप इसको 125 पे ले जाएं, ऐसे कर सकते हैं। और बोलो जी 876964 और 870। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आता है जी? लीज पेमेंट, लीज पेमेंट्स प्लस मेरा लाल और मेरा लाल को डाउन पेमेंट शेमेंट है, सुकून है ना, सुकून। प्लस यूजीआर, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेना, मैं तो नहीं लिखूंगा डायरेक्ट। अच्छा, अब लीज पेमेंट में आती है डाउन पेमेंट, सवाल में है कोई डाउन पेमेंट? नहीं। फिर आते हैं रेंटल्स, तो लीज इंस्टॉलमेंट्स पेबल एनुअली इन 2000 है और लीज टर्म ऊपर लिखी हुई है 6 साल, तो 2000 × 6। फिर कोई जीआरवी नहीं, सवाल कल पढ़ा था ना, भूला हुआ है। कोई यूजीआरवी नहीं, तो फिर सुकून है, बेहतरीन हो गया। 2000 × 6 प्लस 0 प्लस 0, फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट बनाना है ना, तो मैं एंड पे भी वो 0 लिख दूंगा ताकि आपको और पक्का याद हो। तो बताएं जी 12000। नेट इन्वेस्टमेंट में आपने फिर क्या करना है? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। अब जी, अब रेंटल्स हैं, पहला एडवांस में है, उसको माफ़ कर दो, बाकी के रेंटल्स जो हैं उनको डिस्काउंट कर लेते हैं। 1 माइनस रेट है, पूरे सवाल के अंदर रेट सिर्फ एक ही गिवन है 15%। अगर इम्प्लिसिट भी होता और मार्केट रेट भी होता तो फिर हम ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है, हायर को लेते, सही है ना। तो फिलहाल तो 15% ही है, 1.15 रेज़ टू पावर। कितने किराए हैं? टोटल तो 6 थे, पहला तो हमने डिस्काउंट नहीं किया तो बाकी 5 है, डिवाइड बाय 0.15 जी, प्लस 0, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी आपका? 8704 प्लस 0 इज इक्वल टू 8704, ठीक है जी। अब नजर आ गया आपको यहीं सही कि ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। लेकिन वो टेस्ट आपने ऐसे नहीं लगाने 1 2 3 4 करके, वो तो बस आपको याद करने के लिए उस वक्त लगवाए जाते थे, या कभी वो कह दे ये टेस्ट लगा के दिखाओ फिर अलग बात। वरना वो 2 एग्जांपल्स दी थी आपको होमवर्क में,
उसमें ऐसे वो टेस्ट लगा कर चेक करने से ऐसा सवाल आ सकता है, वो अलग बात है, वरना ज़बानी देखो पहला ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, पैसे देकर भी और मुफ्त में भी नज़र नहीं आया। फिर लीज टर्म यूज़फुल लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है, वो यूज़फुल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ नहीं गिवन थी। फिर चौथा टेस्ट था क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशली इक्वल है? जी बिल्कुल 100% ही इक्वल है, वो राउंडिंग से थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, तो 100% ही इक्वल है। तो इसका मतलब यहीं से यस हो गया। ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। तो फाइनेंस लीज है तो आपको अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। बहरहाल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है कितनी जी, और नेट इन्वेस्टमेंट है, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ गई स्टार्ट में कितनी? 3296। नोट बनाना है ना तो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। वर्किंग टू कर लें जी, वर्किंग टू। इसमें आपने डेट इंस्टॉलमेंट्स वर्किंग टू जी, डेट इंस्टॉलमेंट्स प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट नेट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस लीज है, वो लेसर है, डीलर वाला या सादे वाला, वो तो बस पहली एंट्री में फ़र्क आता है, कर लेंगे। फिलहाल तो लेसर के सवाल में स्टार्टिंग पॉइंट लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट है फाइनेंस लीज में। तो नेट इन्वेस्टमेंट है आपकी 87। लीज कमेंसमेंट की डेट है 1 जनवरी 2000। पहला किराया एडवांस में कितना? 2000। फिर 1 जनवरी 10 पे, 1 जनवरी 11 पे, 1 जनवरी 12 पे, कितने किराए से? 1 जनवरी 13 पे और 1 जनवरी 14 पर भी 2000। अगर पीवी ऑफ यूजीआरवी होता ऐसे सवाल में तो लिखता यहाँ पे मैं 31 दिसंबर 14 और यूजीआरवी होता, जीआरवी होता, यूजीआरवी होता, पीओ होता, टर्मिनेशन पेनल्टी होती, जो जो एंड पे आ सकते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेते 31 दिसंबर 14 और उसके सामने लिखते, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हमसे उसने मांगी हैं जर्नल एंट्रीज सिर्फ 2009 के साल की। जो 2009 के साल की जर्नल एंट्रीज करनी है तो इंटरेस्ट तो कोई ना आया, सारा ही क्या बन गया पहली किस्त में प्रिंसिपल, तो ये आ गया। लेकिन चूंकि एडवांस का सवाल है तो 9 का इंटरेस्ट 10 के सामने पड़ा होगा, तो एक स्टेप आगे आपको जाना पड़ेगा। इतना तो पता लग गया ना? तो बताओ जी, 100,994। बैलेंस शीट तो नहीं बनानी, लेकिन चलो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तो देख लेंगे। 994 बस, ठीक है, ठीक है। अब ये जनाब आपकी मशीन ए की जर्नल एंट्रीज होने लगी है। ए पार्ट है ना, ए भी लिखा हुआ है ना उसने, तो ए मशीन ए मशीन है, मशीन ए की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 एंट्रीज हैं। तो सबसे पहली एंट्री होगी 1 जनवरी 2009 पे। एक ज़बरदस्ती वाली एंट्री मैंने आपसे करवा ली है, क्या है? डेट ऑफ परचेज। अब ये डीलर है तो सादा एंट्री है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 6963। खरीदी तो इसने 6963 की थी ना, तो 4 कर लो। 69 कॉस्ट कितने की खरीद के लाया डीलर? जितनी कॉस्ट की है खरीद के लाया है। जैसे आप बाहर, मैंने आपको मिसाल दी थी, आपने जूस बेचने का फैसला किया तो जूस खरीदने जाओगे तो जितने का एक जूस पड़ा वही आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, उसकी आप एंट्री करोगे इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ये वही एंट्री है। तो पहली एंट्री ज़बरदस्ती जो आपसे करवाई, इन्वेंट्री डेबिट, आपको सोल्यूशन में ये एंट्री नहीं मिलेगी 6964। उसकी वजह यह है कि सवाल के अंदर उसने डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं की हुई थी, ये एंट्री की ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं कब आई होगी। तो मैंने ज़बरदस्ती करके कह दी नहीं ये इसी साल के अंदर इन्वेंट्री खरीदी भी इन्होंने इसी साल में, ताकि ये एंट्री आप देख सकें। उसके बाद हाँ भाई है तो ये डीलर, लेकिन साथ ही इसने ये वाला चस्का उठाया अब लेसर बनने वाला। तो फिर क्या करें जी? सबसे पहले तो टेस्ट लगा के हमने देखा लीज कौन सी साबित हुई,
फाइनेंस, तो फाइनेंस लीज में इसने अपनी किताबों से एसेट को निकालना है। अगली बात, ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हो पड़ा, फाइनेंस लीज डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है, इस वजह से हमने कहा था इसने दो एंट्रीज करनी है, एक सेल की एंट्री, सेल भी तो इस खुद ही बनाकर सेल कर रहे हैं, तो एक सेलिंग प्रॉफिट सेल की एंट्री भी और दूसरी लीज की। उन दोनों एंट्रीज को हमने कंबाइन कर लिया था, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बनी, यकम जनवरी 9 पर लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब पर्चे के अंदर बस डायरेक्ट उठाकर लिखें, ठीक है, डायरेक्ट उठाकर लिखें। अब याद हो गया है ना, लीज रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड करना है, नेट इन्वेस्टमेंट पकड़ो, ये 8704। कॉस्ट ऑफ सेल किस पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट कितनी है 6964, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ, मैं लिखूंगा फिर भी पर्चे में भी लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है, ना भी लिखे तो चलेगा लेकिन लिख देना, खैर है, अच्छा जरा रोप पड़ जाएगा 6964, एग्जामिनर पे रोप पड़ जाएगा। हाँ बहुत माशाल्लाह, इसको तो पता है। उसके बाद वैसे वो UGR भी देगा, अच्छा मज़ा तो तभी आता है ना। आगे सेल्स किस पे रिकॉर्ड करनी है, लोअर ऑफ पीवी ऑफ एलपी या फेयर वैल्यू, तो 1 रुपये का फ़र्क आ गया, चलो 1 रुपये का फ़र्क है तो फिर भी 8704 ही लिखो, फिर असूल है तो असूल है 8704, ठीक है जी। और इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करना है, ले हो भी क्या सवाल, ठीक है। ओवर राइटिंग के नंबर कट जाते हैं, ऐसे नहीं करना, आपने एक लाइन लगानी है सादा सी ऐसे और दोबारा लिखना है 8704 को काट के। अच्छा उसके बाद आगे तो अब बस एक ही एंट्री फ़र्क होती है, आगे तो बस सब नॉर्मल है। तो फिर 31 दिसंबर 2009 पर खड़े होकर देखें तो नहीं बल्कि किराया भी आ गया, किराया पहले दिन ही आया, एडवांस का सवाल है जी। यकम जनवरी 2009 पर किराया पे कराओ, जल्दी करो, रिसीव करो, बल्कि कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 2000 से, ठीक है जी। और उसके बाद 31 दिसंबर 2009 पर इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, एडवांस का सवाल है। यकम जनवरी 9 से 31 दिसंबर 9 तक का इंटरेस्ट इस साल में इन्होंने कमा तो लिया है, ज़रा दूर दूर होके बैठ जाओ और इसको छोड़ दे, ये काम बंदे बन जाओ जी। 31 दिसंबर 2009 पर इंटरेस्ट एक्रू तो हो चुका है, कमा तो इन्होंने लिया है, कमा लिया है, लेकिन अभी आ नहीं लिया है। यकम जनवरी 9 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट बनता है 1006, जो 31 दिसंबर 10 की बजाय यकम जनवरी 9 से 31 दिसंबर 9 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 9 की बजाय यकम जनवरी 10 के सामने पे हो रहा है। तो 10 के साल का इंटरेस्ट तो नहीं, ये है तो हमारा 9 का इंटरेस्ट। तो इस दिन फिर इसकी एंट्री क्या कर लोगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है 1006। कोई नहीं, मेनू ही मिक्स हो जाता है, ये चल ही रहा है अभी तक। यार बड़ी जगह नहीं बच गई उस्ताद जी, 69। मुझे एक चांस नज़र आया कि शायद मैं इसी के बगैर मिटाई कर लूँ 8704। कंजूसी से ज़रा काम करें ना, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 2000, ओहो IDC भी लिख लेता यार, काश जी, 0 से बिल्कुल, क्योंकि ये कौन सी लीज है, डीलर मैन्युफैक्चरर की, ठीक है। डीलर मैन्युफैक्चरर का काम ये लीज करना नहीं होता, इसलिए हमने कहा था ये क्या है, इसका क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है। लेकिन फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग की नहीं कर रहा, ठीक है। कल मैंने वो टेबल बनवाया था, पता नहीं वो होना किधर है। मेरा दिल कर रहा है कि IDC की रिवीजन इनकी कर लूँ यहीं पर, तो 0 से ही एंट्री करवा दो मुझे, कोई बात नहीं, मैं 2 एंट्रीज दोबारा लिख लूँगा। अभी तो दूसरी शुक्र लिखी भी नहीं है। IDC अगर होती तो क्या होता, एंट्री क्या होती, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, ज़रा रिवाइज हो जाता है ना, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। अब सवाल में आ जाए तो फिर कोई मसला नहीं, हमें पहले से ही पता होगा। तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट IDC का कैश क्रेडिट, लेकिन कोई नहीं थी इस सवाल के अंदर, बस एंट्री लिखने के लिए मैंने ये यहाँ पे लिखा। चलो
अब आगे सवाल नॉर्मल जी। यकम जनवरी 2009 पर कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 2000 से और 31 दिसंबर 9 पर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जी 100 बांध दो, मेरी आंखों की पट्टी बांध दो मेरी आंखों की आगे पट्टी, मैं देखूं ही ना तुम्हें बोलते हुए। 1006। डेप्रिसिएशन काहे की डेप्रिसिएशन? पहली बात है इसकी थी इन्वेंट्री, लेकिन हाँ अगर ये ऑपरेटिंग लीज में ले जाता तो फिर ये पीपीई बना जाता और फिर पीपीई की एडेप्शन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो इसने किताबों में एसिड को छोड़ा ही नहीं। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अगला या इसका नोट बना दें? मैं तो कहता हूँ एक ही बार नोट इकट्ठा ही बनाएंगे, इसको पूरा करते हैं पहले एंट्रीज को। मशीन ए की एंट्रीज आ गई है, मशीन बी की वर्किंग तो होनी है छोटी सी, तो एंट्री तो नहीं है ढेर सारी। चलो वर्किंग का यहीं करा देते हैं ना मुझे। अच्छा जी, अब मशीन बी की बारी आ गई है जी। मशीन बी ब्लू से कर दूं, डिफरेंट हो जाएगा सर। रिक्वायरमेंट अलग चल रही है आपकी, ये अलग चल रहा है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3 मशीन बी के लिए मैं करूंगा। तो कॉस्ट मशीन बी की कितनी है? मशीन बी की कॉस्ट कितनी है? 15,000, ठीक है। और फेयर वैल्यू तो इसकी भी वैसे ही निकलनी है, तो 15,000 इसकी आ गई जनाब कॉस्ट, और फेयर वैल्यू आ गई 15,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1। जी आंसर जी, अच्छा। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में तो तब पड़े जब ये फाइनेंस लीज हो, ठीक है। तो पहले ही ज़बानी टेस्ट लगा लिया करो, अगर गड़बड़ हो तो तब दूसरी तरफ जाया करो। कल वो हम जो फेयर वैल्यू की बजाय कुछ और पकड़ के चल रहे थे, सुकून से इधर देखो। पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट तो नज़र नहीं आ रहा, ओनरशिप विल ट्रांसफ़र कहीं नज़र नहीं आ रहा। तीसरा लीज टर्म 3 साल है, इकोनॉमिक लाइफ 3/6, ये भी 9 हो गया। अब चौथा टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो चौथे टेस्ट के लिए आपको ये कैश फ्लो तो चाहिए ही, चाहे वो लीज ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंस हो, आपको ये कैश फ्लो तो चाहिए ना। अब बोलो, तो आपने यहाँ पर वर्किंग 4 ओपन कर ली, वर्किंग 4 जिसके अंदर आपने डेट और इंस्टॉलमेंट्स का कॉलम बना लेना पहले फ़िलहाल सिर्फ। अब लीज कमेंसमेंट डेट है जी 1 जनवरी 2009, लेकिन किराया एडवांस है या एरियर है? एडवांस है। चलो पहली लाइन फिर छोड़ देना, 4,000 का किराया है। एक लाइन वैसे एहतियातन छोड़ी होती है ना जो आपने, वैसे ऑपरेटिंग लीज है, मैं नहीं छोड़ रहा। तो कितना किराया जी? 4,000। और ये सब्जेक्ट टू इंक्रीज है या डिक्रीज है? कितना डिक्रीज है? तो 4,000 का 95% 30। उसके बाद तीसरा किराया 1 जनवरी 11 पे 3800 का 95% जी 3610। ओके, तो अब इनका टोटल कर लो जी। 11410 को डिवाइड करो
नहीं नहीं 3 इयर्स पे ये 3 है ना। अच्छा ये 3 ही है ना, इनका टोटल मैंने कहा करो टोटल, तो 11 इसको आप पकड़ो, ये टोटल लीज पेमेंट्स है ना, लीज रिसीवेबल, ठीक है, जो लीज में इसके तहत आना है, ठीक है, इसको यानी कि ये लीज पेमेंट्स हैं। लीज पेमेंट्स ही कहते हैं हम लेसी के लेसर के केस में भी। लीज पेमेंट का मतलब होता है वो पेमेंट जो लेसी ने करनी है, पे लेसर ने करनी है, रिसीव, ठीक है। तो लीज पेमेंट्स को ही पकड़ के डिवाइड करो कॉस्ट से, क्या आता है। तो ये अगर 76% है तो पीवी तो और नीचे चला जाएगा, इसलिए मैं उस रोले में नहीं पढ़ा। अगर पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ दें, सुकून से सारा कुछ कर सकते हैं। डिस्काउंट रेट गिवन है, आप निकालें, बिल्कुल निकालें, पीवी ऑफ एलपी निकालें, फिर टेस्ट लगाएं। लेकिन पागल ही होंगे अगर हम ये लगा रहे होंगे तो 15,000 था और यहाँ पे क्या आ गया जी 18,750, ठीक है जी। अच्छा अब इसको आपने फाइनेंस लीज नहीं कहा, ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि पांचों अगला भी स्पेशल वाला भी नो ही है, ठीक है। तो सब आंसर नो है तो ऑपरेटिंग लीज है, तो आपने इसको आया कमाया वाले चक्कर में लेकर जाना है। तो फिर रेंटल इनकम रिकॉर्ड करेंगे स्ट्रेट लाइन पर। तो रेंटल इनकम पर ईयर ये कैसे निकलेगी जी, 11,410 को डिवाइड कर दोगे 3 से, आंसर इज 38। चले जी, अब इन्वेंट्री को ख़रीद लेते हैं। तो ए पार्ट ही चल रहा है, वहाँ पे आपने एंट्रीज के साथ ही आगे कंटिन्यू कर लेना है इसको। तो मशीन बी जी 1 जनवरी 2009 पे इन्होंने भी मशीन ख़रीदनी है, लाइक मतलब मशीन ए की तरह से इसको भी ख़रीदेंगे ना पहले। तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, अब इसकी कॉस्ट कितनी है 15,000। अब साथ ही इन्होंने चूँकि इसको किराए पे देना शुरू कर दिया है, तो फिर 1 जनवरी 2009 पे इसको इन्वेंट्री से निकाल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रख लेंगे। और अगर कोई आईडीसी हो तो ये क्या करेंगे, कल बताया था बिल्कुल वैसे ही, मैंने तीर लगाया था यूं करके, मैंने कहा था जैसे ऑपरेटिंग लीज सिंपल लेसर की है, मैन्युफैक्चरर डीलर की भी ऑपरेटिंग लीज वैसे ही होनी है। ऑपरेटिंग लीज की मतलब आईडीसी का ट्रीटमेंट वैसे ही होना है, यानी आईडीसी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट बनाएंगे। वो अलग बात है कि डेप्रिसिएशन पीपीई की होती है यूजफुल लाइफ पर और इसकी लीज टर्म पे। तो अगर आईडीसी इसकी भी होती, जो कि नहीं है सवाल में, लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा मैन्युफैक्चरर डीलर सामने आ जाए सारे का सारा ही, ठीक है। तो पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट, आईडीसी वाला कैश क्रेडिट, लेकिन वो है कोई नहीं हमारे सवाल में जी। फेयर वैल्यू क्या, फेयर वैल्यू कहाँ है, क्या है फेयर वैल्यू जिसका बेचते हैं, बेचा तो है ही नहीं, हमारे पास ही है, पीपी है, किराए पे देना है। किसने पूछा फेयर वैल्यू, कौन था, फेयर वैल्यू कहाँ से लाए, फेयर वैल्यू में तो बेचते हैं, हम बेचते 25% करके, पर नहीं बेचा, ऊपर वाली सिर्फ कॉस्ट यूज हुई है। अगर हमने इसको बेचा नहीं है तो सेल तो नहीं कर सकते, इसको सेल किया ही नहीं है, इसको पीपीई है हमारा। पीपीई में तो इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट ही लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब आया कैश, आया घिसाया, ठीक है। चलो तो 1 जनवरी 2009 पर कैश आया, कैश डेबिट रेंट। अब पहले नहीं लिखना भूल गए ना, पहले लिखना भूल गए, अब एंड पे नोट डाल देना, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड, एंड पे डाल देना नोट। पहले भूल गए तो एंड पे डाल देना, जैसे मैं आज भूल गया एंड पे डाल देंगे, ठीक है। तो कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, और कमाया, अब ये 31 दिसंबर पे आएगा, कमाया की एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट। अब देखो ना, अगर आप हर सवाल अलग करो ना बेटा, तो फिर इधर इस ऐसे मौके पे आके फिर आप फंस जाते हो, जब इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं।
हमारे पास तरतीब ही है कि बस जब भी ऑपरेटिंग लीज आनी है आया कमाया घसाया। अच्छा, फिर हमने लेसी की लो वैल्यू एसेट वाली लीज में देखा था कि उसके अंदर गया खर्च हुआ, बस डेप्शन नहीं होती, ठीक है ना, तो वही काम हमने चला लिया था सेम टू सेम, ठीक है। खैर जी 38 तो आया कमाया और घिसाया जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब इधर देखो ज़रा, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। 15,000 का पीपीई है डिवाइडेड बाय इसकी यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन है, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, यही यूजफुल लाइफ 6 साल, ठीक है। अलग से नहीं बताया तो इकोनॉमिक लाइफ ही यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो 6 साल से इसको डिवाइड करोगे, और अगर आईडीसी होता तो उसको करते, मैंने लिख दिया ताकि आपका ज़रा रिवाइज हो जाए जी। 2500। अच्छा, ये समझ आया है? चलो जी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। नहीं कहेगा, जिस सवाल में कहेगा वो सवाल में जाकर देखेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, वैसे चलो थोड़ी सी बात, अब पास पेपर में एक सवाल है कर लेंगे, वैसे थोड़ी सी बात कर दूं तो हमने आज खड़े होकर ये सारी एस्टिमेशन कर लेनी होती है, उसके बाद फिर जो चेंज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब कभी सिलेबस पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होगा कि आपका IFRS 16 है विदाउट ये चेंज इन एस्टीमेट रीअसेसमेंट इसको कहते हैं, विदाउट सेल लीजबैक, और एक चीज़ और भी नहीं है। तो ये बाहर इनिशियल वाले को ही लेके चलेंगे जो आज है। सवाल आएगा तो मैं लिखवा दूंगा वो वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब नोट बनाना है, और चलो जितनी जगह है उस पर तो बनाए ना नोट। रिक्वायरमेंट नंबर बी है, नाम क्या है जी इसका? NL। तो NL का नोट भी 2009 का ही उसने कहा है बना दो, मिटा ही दो इसको, जगह और तंग, चलो ठीक है हो जाएगा इंशाल्लाह पूरा। तो NL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, नोट्स पूरा लिखना है आपने, ओके। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो कहता है प्रिपेयर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ, इसका मतलब सिर्फ लीज का नोट बनाने हैं, ठीक है। अगर वो यूं लिख देता प्रिपेयर नोट्स प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS, तो फिर PPE का नोट भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 9 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 16। तो IFRS 16 के मुताबिक तो PPE का नोट नहीं ना बनता। हाँ, IFRS 16 के मुताबिक अगर लेसी होता तो राइट ऑफ यूज़ का नोट बनता, वो IFRS 16 ने बताया, ठीक है। सही है ना, तो PPE का नोट नहीं बनाने की ज़रूरत जी। तो शुरू हो जाओ भाई, नंबर को बताओ, नंबर 7, नाम क्या है जी इसका? फाइनेंस लीज। तो 7.1 फाइनेंस लीज नहीं जी। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसर, रेंटल्स आर पेएबल। आप कहोगे सर पेएबल तो रिसीवेबल लिख लो यार, फर्क नहीं पड़ता वैसे, पेएबल का मतलब होता है वो लेसी ने पे करने हैं ना, पेएबल, ठीक है। बहरहाल रेंटल्स आर पेएबल या रिसीवेबल जो भी लिखें, एनुअली इन एडवांस, एंड इन रेट इज लीज टर्म क्या लिखना बस, ठीक है, एंड रेट इज। अच्छा, वो मैं अर्ज़ कर दूं कि नोट के अंदर आई कैप करंट नॉन करंट जो भी है ना, वो लीज लायबिलिटी है या लीज रिसीवेबल है, वो डालना शुरू कर दिया है उसने पिछली अटैम्प्ट से। तो उसको फिर अब एक ही बार बैठ के डालेंगे सारे नोट्स के अंदर, जहाँ जहाँ जितने नोट्स हमने बनाए हैं, ठीक है ना, ओके।
कर लूँगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ, वो एक ही बार बनाएंगे ताकि इकट्ठी प्रैक्टिस हो। नई चीज़ आई के में डालनी शुरू की तो हम भी डाल देंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, जिस दिन आप घर को चले जाएंगे ना छुट्टी करके, नहीं आएंगे आखिरी दिन, उस दिन ये काम कराऊंगा, छुट्टी नहीं करनी। उससे पहले उसके बाद आज तक कभी ऐसी बात की नहीं हुई क्लास में, आज के बाद भी नहीं करूँगा, उस दिन के बाद भी नहीं करूँगा, ठीक है ना। छुट्टी नहीं करनी, जिस दिन तक मैं पढ़ाता रहूँ आपने पढ़ने आता रहना। अच्छा जी बेटा, उसके बाद 7.2 है। 7.2 क्या होता है जी? मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो। ज़रा छोटी राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम इधर आ रहे हैं, ठीक है जी। लेस देन, अब ये एक ही साल के ऊपर एक ही साल तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर। अब हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2009 पर, तो ये हमारे साल में एक ही पेमेंट हुई है, वो भी साल के पहले ही दिन हो गई। अब लेस देन 1 2000, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, पूरा ही नोट है यार, मैं जगह बचा रहा सी उन्होंने, चलो खैर अल्लाह की मर्जी। तो लेस देन 1, फिर 1 to 2 ईयर्स जी। एक और तरीका भी है नोट बनाने का, फिर कभी बताऊंगा, मतलब इसी के अंदर ही 3 बैंड बना देता है वो। 2 to 3 ईयर्स हम नहीं करते वो तजर्बा, फिर 3 to 4 ईयर्स, फिर 4 to 5 ईयर्स, और कहानी खत्म जी। 10,000 ये जनाब आ गया आपका टोटल लीज रिसीवेबल जी। क्या हुआ? मैं ना कान ज़रा बंद है आजकल, पता नहीं क्या हुआ है, दफ़ा जुकाम के पास कान ही नहीं खुल रहे। अच्छा, तो इसलिए ना ज़रा ऊंचा बोला करें, आजकल मैं वो नहीं सुन सकता दूर वाली बातें जो पहले आपकी सुन लिया करता था। अब इसका फ़ायदा ना उठा लेना, ये एंड पे बैठे हुए बच्चे, आंखें फिर भी काम करती हैं, दिल से भी सुन लेता हूँ आपकी बातें, तो दिल भी काम कर रहा है अभी। अच्छा जी, अब टोटल लीज रिसीवेबल आ गया। उसके बाद क्या है जी? 7.2 में 7.3 में रिकन्सिलिएशन। भाई एंड वालों नज़र आ रहा है ये बेटा? इधर आखिरी रो में नज़र आ रहा है, इधर उस्मान तो देखने आते नहीं, तो टाइम पास कर रहे हैं। 7.3 जी, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन में स्टार्ट करेंगे हम टोटल लीज रिसीवेबल से। $10,000 ऐड क्या करते होते हैं इसमें? यानी अगर कोई GRV होता तो वो इधर ऐड होता, प्लस लाल, याद आ रहा है? मैं कलर भी नहीं बदलता होता, नहीं है कोई बात, होता तो GRV इधर होता, ठीक है। और अगर UGRV होता, जो कि सवाल में नहीं है, होता तो इधर होता, ऐड UGRV पर 0 है, ठीक है। तो 10,000 आपका आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से आप लेस कर देंगे अगर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो आप पहुंच जाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। जी, अब हम 31 दिसंबर 2009 पे खड़े हैं, तो जब लीज स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त 3296 का अनअर्न्ड था, लेकिन 1006 का इस साल में हम अर्न कर चुके हैं, तो 3296 -100, अच्छा सॉरी ये तो इधर आना था, 3296 -1006, आंसर इज, तो 7710। अब चूंकि एडवांस का सवाल है तो इसने मैच नहीं करना, ठीक है। मैच करवाना हो तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को, 6704 और 1006 को करें ऐड, वैसे तसल्ली के लिए।
ठीक है। नीचे अब आपने इसके नीचे अब आपने 5-7 लाइनें आज छोड़ देनी है। ऑनवर्ड्स तो फिर अब छोड़े ही करेंगे, पास पेपर पे आ गए हैं ना अब। तो लीज रिसीवेबल, लेसी का नोट हो, लेसर का नोट हो, देखते हैं फिर किसके अंदर जगह आपने खाली रखनी है। अच्छा अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये वाली जगह पे ना गायब, ये वाली जगह पे ना बना ले बाकी नोट, यहाँ पे बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो नोट नंबर ऐसे ही वो कॉन्टिन्यूटी में कहानी चल रही है। तो नोट नंबर 12 लेट से यहाँ पर कौन सी लीज आएगी जी? ऑपरेटिंग लीज। 12.1 द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज। अब ऊपर ऑपरेटिंग फाइनेंस लिखा होता है तो इसलिए दोबारा लिखने तो नहीं है, हैज एंटर्ड इनटू ऑपरेटिंग लीज लिखा दो, पर कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग है। तो कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसर, एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एडवांस, बस फुल स्टॉप। काफ़ी हाँ अलग से, असल में ना मैंने इसके नीचे कुछ ऐड, चलो बाद में कराएंगे ऐसे। उसी के अंदर ही चल रहा है ये, उसी के अंदर ही चल रहा है ये। ठीक है, उसी के अंदर ही आगे कहानी यहाँ से यूँ चल रही है, ऐसे चलते आ रहे हैं नोट्स, चलते आ रहे हैं नोट्स, चलते आ रहे हैं नोट्स। ठीक है, और ये जनाब 12 आ गया ऑपरेटिंग लीज। तो ये ऑपरेटिंग लीज का जो नोट है, ये नोट मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची, इसलिए मैं उसको उठाकर ले आया हूँ इधर। अब ठीक है, अलग बना लो। अलग क्या मतलब, एक सफ़े पे ये बन गया, अगले से दूसरा बना लो। मसला क्या है, मैं तो बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये चल रहा है कि नोट्स में ही ये सारा काम हो रहा है। नोट्स ही हैं, कई सारे नोट्स हैं। ठीक है, इसके बाद कई सारे नोट्स आए होंगे, फिर इसकी बारी आ गई होगी ऐसे ही। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब 12.2 में मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है आपने। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, छोटा सा नोट जी, लेस देन 1 ईयर। एक काम करें, बंद करें यार इसको, आमिर इसको बंद करें, मज़ा नहीं आया। ये कहानी चलती जा रही है। यहाँ पे आ गया जनाब नोट नंबर 12 ऑपरेटिंग लीज। अच्छा इस्तेमाल हो के ना साफ हो गए, हो गया है, हले हो ही फिर रहे जी। ऑपरेटिंग लीज कभी कभार ही ओपन होता है। 12.1 द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसर, रेंटल्स आर पेएबल एनुअली इन एडवांस। इम्प्लिसिट रेट यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं, ऑपरेटिंग लीज में हम यूज़ ही नहीं करते। तो बहुत दिल कर रहा है एक लाइन और लिख लेगा तो लीज टर्म लिख दो 3 साल है, लेकिन ज़रूरत नहीं, काम चलेगा। 12.2 मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड, परचेज पूरा लिख के आना, वास्ता जे पढ़ के फेल होने वाले ना बन जाना कहीं। तो लेस देन 1 ईयर, ये लाइन लगा दी मैंने, ये 38 लेस देन 1 है, और ये 361012 2 ईयर्स 7410। आगे रेकन्सिलिएशन बनाए, भाग गया रेकन्सिलिएशन बनाए जी, ज़रूरत नहीं है लेसी का, ये ऑपरेटिंग लीज के अंदर ये नहीं बननी। और अगर वो कहता रेलेवेंट नोट्स बनाओ तो यहीं पर आगे करके फिर पीपीई का नोट भी बना देते, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके नीचे भी आपने 5-6 लाइनें खाली छोड़ दी हैं, इसके नीचे तो वैसे ही जगह खाली होगी, आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं फिर इंशाल्लाह जिस दिन करवाऊँगा इसकी जगह पे कुछ जो एडिशनल चीज़ें करवानी है, तो मैं फिर सारे सवालों में से ये वाले एंड वाले ये उठाऊँगा, बैठ के मेहनत करूँगा ताकि एक ही दफ़ा में आपको एक गो में हो। तो जहाँ जहाँ हमने कभी क्लास के अंदर नोट बनाए होंगे वो क्लास वाले नोट्स को मैं फिर उस तरह से आपको करवा दूँगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। इसको नोट कर लें क्योंकि अभी शीट नीचे आने लगी है।
ऑन कर दें आमिर भाई